नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। आज 9 फरवरी 2026 को शेयर बाजार काफी मजबूत रहा। निफ्टी 50 ने पिछले क्लोजिंग 25,693 के मुकाबले लगभग 25,880 के आसपास गैप अप ओपनिंग दी। फिर शुरुआती रेजिस्टेंस के बाद पूरा दिन लगभग फ्लैट ट्रेड करता रहा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी हुई। बैंक निफ्टी भी मजबूत ओपनिंग के साथ करीब 60,805 पर खुला और पूरे दिन लगभग फ्लैट मूवमेंट के बाद 60,500 के ऊपर क्लोज हुआ, करीब 0.91% की बढ़त के साथ। सेक्टर वाइज देखें तो पीएसयू बैंक, फार्मा, मीडिया, रियलिटी, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, ऑटो, कंजम्पशन और एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव रहे, जबकि आईटी सेक्टर लगभग फ्लैट रहा और सीपीएसई सेक्टर में हल्की कमजोरी दिखी। एसबीआई के रिजल्ट उम्मीद से काफी बेहतर रहे, जिसके कारण एसबीआई शेयर में लगभग 7 से 8% की तेजी आई और ये अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गया, जिससे पीएसयू बैंक सेक्टर को सपोर्ट मिला। कमोडिटी मार्केट में भी बड़ा मूवमेंट दिखा। गोल्ड की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5,000 प्रति आउंस के ऊपर गई और सिल्वर में भी तेजी देखने को मिली, जिससे सिल्वर ईटीएफ में करीब 7-8% तक की बढ़त हो सकती है। गोल्ड और सिल्वर की तेजी की बड़ी वजह जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर डोमिनेंस को लेकर चिंता और सेंट्रल बैंकों की भारी खरीदारी है, जैसे आरबीआई और चाइना लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। सिल्वर से जुड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, जबकि गोल्ड से जुड़ी कंपनियां जैसे मुथूट फाइनेंस और मणिपुरम फाइनेंस में भी तेजी आई। आज बाजार में तेजी का एक बड़ा कारण इंडिया यूएस ट्रेड डील से जुड़ा पॉजिटिव अपडेट रहा, जिसमें यूएस ने भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। इस खबर के बाद कई ब्रोकरेज फर्म्स ने निफ्टी 50 के लिए नए टारगेट दिए, जिससे मार्केट सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव हुआ और निवेशकों का भरोसा बढ़ा। कुछ ब्रोकरेज के मुताबिक निफ्टी 50 शॉर्ट टर्म में 26,500 के ऊपर जा सकता है, जबकि कैलेंडर ईयर 2026 के अंत तक 29,000 तक पहुंचने का टारगेट भी दिया गया है। ज्यादातर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स फिलहाल निफ्टी 50 को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। एफआईआई की खरीदारी भी बाजार के लिए बड़ा सपोर्ट फैक्टर है, क्योंकि जब विदेशी निवेशक खरीदते हैं तो मार्केट ज्यादा स्टेबल और तेज मूव करता है। एक ग्लोबल ब्रोकरेज ने भारत की अगले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2027 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ करीब 6.4% का अनुमान दिया है, जो मजबूत ग्रोथ का संकेत है। भारत की बड़ी आबादी और मजबूत कंजम्पशन डिमांड की वजह से दुनिया के कई देश भारत के साथ बिजनेस बढ़ाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद मजबूत होती है। इंडियन रुपी में भी हल्की कमजोरी दिखी और डॉलर के मुकाबले लगभग 90.74 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो करेंसी प्रेशर दिखाता है। यूएस मार्केट भी पिछले हफ्ते अच्छा रहा और डाउ जोन्स ने नया हाई बनाया। हालांकि आज सुबह यूएस फ्यूचर्स थोड़ा कमजोर दिख रहा था, जिससे शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी संभव है। एशियन मार्केट्स भी ज्यादातर पॉजिटिव रहे। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आ चुका है, जिससे साफ हो गया है कि किस सेक्टर पर कितना टैरिफ लगेगा, किस पर घटेगा और किस पर बिल्कुल जीरो होगा। शेयर बाजार के हिसाब से इसमें कुछ सेक्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है तो कुछ के लिए चिंता की बात भी है। इस डील को 3 तरह से समझ सकते हैं। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका टैरिफ 50% से घटकर करीब 18% हो गया है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर दिया है और कुछ लकी सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर यूएस मार्केट में जीरो टैरिफ लगने वाला है। जिन सेक्टर्स पर पहले बहुत ज्यादा टैक्स था और अब घटकर करीब 18% हो गया है, उनमें टेक्सटाइल्स, लेदर फुटवेयर, प्लास्टिक्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, मशीनरी पार्ट्स, टॉयज, बासमती राइस, मरीन प्रोडक्ट्स, सिरेमिक्स, ग्लास, पेपर और वुड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। प्रोटेक्टेड सेक्टर्स वो हैं जिनमें यूएस प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री नहीं मिली या पुराने हेवी टैक्सेस कंटिन्यू रखे गए हैं, ताकि डोमेस्टिक कंपनीज को कंपटीशन से बचाया जा सके। इससे इंडियन कंपनीज का रेवेन्यू और प्रॉफिट सुरक्षित रहता है। डेयरी सेक्टर पूरी तरह प्रोटेक्टेड है, मतलब यूएस से मिल्क, चीज, बटर, पनीर, क्रीम, योगर्ट जैसे प्रोडक्ट्स इंडिया में अलाउ नहीं होंगे। इसी वजह से हेरिटेज फूड्स लिमिटेड जैसी डेयरी कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। वीट, राइस, शुगरकेन जैसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी प्रोटेक्टेड हैं, यानी यूएस से बड़े स्तर पर इंपोर्ट नहीं होंगे। इसी वजह से शुगर कंपनीज और रिलेटेड स्टॉक्स में भी तेजी देखी गई।
मीट और पोल्ट्री सेगमेंट में भी यूएस को एंट्री नहीं दी गई है, चाहे बीफ हो, पोर्क हो या पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इससे इंडियन मीट और पोल्ट्री कंपनीज को बड़ा फायदा मिला है और कंपटीशन से राहत मिली है। फ्रूट्स में कई आइटम्स को सेंसिटिव कैटेगरी में रखा गया है, जैसे बनानास, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ग्रेप्स और लेमन्स। सेंसिटिव कैटेगरी का मतलब ये फ्रूट्स यूएस से इंपोर्ट नहीं होंगे, यानी इंडियन फार्मर्स और कंपनीज को प्रोटेक्शन मिली है। पल्सेस, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और मिलेट्स जैसे सेक्टर्स में भी सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव कैटेगरीज बनाई गई हैं, लेकिन ओवरऑल कई प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन मिली है, जिससे इन सेक्टर से जुड़ी कंपनीज राहत में हैं। एनिमल फीड में सिर्फ कुछ लिमिटेड आइटम्स जैसे DDGS और रेड सॉर्गम को कोटा के तहत अलाउ किया गया है। बाकी ऑयल सीड्स, सोया मील और दूसरे फीड्स यूएस से नहीं आएंगे। इससे एनिमल फीड कंपनीज को भी पार्शियल प्रोटेक्शन मिली है। एनर्जी और फ्यूल सेक्टर में एथेनॉल को इंपोर्ट करना अलाउ नहीं किया गया है। मतलब इंडिया खुद एथेनॉल प्रोड्यूस करेगा और इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगा। इससे डोमेस्टिक एनर्जी कंपनीज और एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को लॉन्ग टर्म बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि डिमांड पूरी तरह इंडियन कंपनी से ही पूरी होगी। यूएस से टोबैको और हनी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया आ सकते हैं, लेकिन उन पर पहले जैसे हाई टैक्सेस लगे रहेंगे। इसका मतलब फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे रहेंगे और इंडियन कंपनीज को प्राइस एडवांटेज मिलेगा, जिससे डोमेस्टिक प्लेयर्स को कंपटीशन कम झेलना पड़ेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर इंडिया का स्टैंड पहले जैसा ही स्ट्रिक्ट रहेगा और रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू रहेंगी, यानी जीएम सीड्स और प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सेस नहीं मिलेगा, जिससे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और इंडियन सीड कंपनीज को प्रोटेक्शन मिलेगी। सबसे बड़ा फायदा उन सेक्टर्स को मिलेगा जिन पर यूएस ने जीरो टैरिफ कर दिया है, यानी बिना टैक्स इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका जा सकेंगे। इसमें फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, एरोस्पेस पार्ट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और होम डेकोर जैसे सेक्टर्स शामिल हैं, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी बढ़ सकता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इस डील का बिगेस्ट विनर माना जा रहा है, क्योंकि प्रोसेस्ड डायमंड्स, प्लैटिनम कॉइन्स और स्टोन्स पर पहले हैवी टैरिफ था, जो अब जीरो हो गया है। इसी वजह से वैभव ग्लोबल, गोल्डियम इंटरनेशनल और टाइटन जैसी ज्वेलरी कंपनीज के शेयर्स में तेजी देखने को मिली। फार्मा और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के लिए भी ये डील बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जेनेरिक मेडिसिन्स, टी, कॉफी, स्पाइसेस, कैश्यू नट्स, कोकोनट ऑयल और मशरूम्स बिना टैरिफ यूएस जा सकेंगे। इससे इंडियन फार्मा कंपनीज और फार्मर्स दोनों के लिए ह्यूज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी खुल गई है। एरोस्पेस कंपोनेंट्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, होम डेकोर और कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे सिल्क आइटम्स को भी जीरो टैरिफ का फायदा मिलेगा, जबकि बाकी टेक्सटाइल्स पर करीब 18% टैरिफ रहेगा। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ने दिसंबर क्वार्टर में स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई, जहां प्रॉफिट, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग अर्निंग्स तीनों में ग्रोथ देखने को मिली और मार्जिन्स में भी हल्का सुधार हुआ। नेट प्रॉफिट 18% बढ़कर 158 करोड़ रुपए पहुंच गया, जिससे साफ है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत हुई है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स ने Q3 में शानदार रिजल्ट दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट 28.6% बढ़कर 295.6 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू भी करीब 9.7% बढ़कर 1041 करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे साफ है कि फार्मा डिमांड और प्राइसिंग दोनों मजबूत रहे। PNC इंफ्रा का Q3 थोड़ा कमजोर रहा, जहां नेट प्रॉफिट करीब 5.8% गिरकर 76.7 करोड़ रुपए रह गया और रेवेन्यू भी 18.3% गिरकर 1200 करोड़ रुपए हो गया। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और टॉप लाइन में दबाव रहा। आइचर मोटर्स के Q3 वित्त वर्ष 2026 रिजल्ट्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफी मजबूत हैं, जहां प्रॉफिट करीब 18% बढ़कर 1380 करोड़ रुपए और रेवेन्यू करीब 22% बढ़कर 6050 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। रॉयल एनफील्ड और कमर्शियल व्हीकल दोनों सेगमेंट से सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। न्यूलैंड लैब्स के Q3 नतीजे काफी कमजोर रहे, जहां सेल्स गिरने और कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट में शार्प गिरावट आई। कंपनी का रेवेन्यू 439.7 करोड़ रुपए रहा, जो साल दर साल 10.5% और पिछली तिमाही से 14.8% कम है, यानी डिमांड और बिजनेस मोमेंटम में स्लोडाउन साफ दिख रहा है। नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल ने Q3 में बहुत मजबूत परफॉर्मेंस दिखाई, जहां प्रॉफिट बढ़कर 185.4 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 47.2% बढ़कर 892 करोड़ रुपए पहुंच गया। एबिडा भी दुगने से ज्यादा होकर मार्जिन 34.4% तक पहुंच गया, जो बताता है कि कंपनी की प्राइसिंग पावर और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी काफी बेहतर हुई है। सीगल इंडिया ने स्टेडी एग्जीक्यूशन के दम पर रेवेन्यू में 19.3% की ग्रोथ दिखाई और प्रॉफिट हल्का बढ़कर 74.1 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटकर 14% हो गया, यानी काम तो ज्यादा हुआ लेकिन कॉस्ट प्रेशर भी देखने को मिला और कंपनी ने नया CEO अपॉइंट करके मैनेजमेंट मजबूत किया।
वेंकीज के Q3 रिजल्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, जहां पोल्ट्री प्राइसेस बेहतर होने से प्रॉफिट साल दर साल डबल से ज्यादा हो गया और मार्जिन्स भी काफी इंप्रूव हुए। यही वजह है कि रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिली। KPR मिल ने Q3 में रेवेन्यू और प्रॉफिट में मॉडेस्ट ग्रोथ दिखाई, लेकिन मार्जिन्स थोड़े सॉफ्ट रहे। कंपनी ने 2025-26 के लिए 250% इंटरिम डिविडेंड यानी 2.50 रुपए पर शेयर का ऐलान किया है और रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 रखी गई है। IOC और HPCL ने मिलकर वेनेजुएला से 2 मिलियन बैरल क्रूड खरीदा है, जिसमें ज्यादातर तेल पैराडीप और विशाखापट्टनम रिफाइनरी में जाएगा। इससे इंडियन रिफाइनर्स को चीप और डाइवर्सिफाइड क्रूड मिलेगा, जिससे रिफाइनिंग मार्जिन्स और कॉस्ट कंट्रोल बेहतर हो सकता है, जो PSU ऑयल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव है। ये इंडिया का दूसरा वेनेजुएलन क्रूड डील है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 2 मिलियन बैरल खरीदा था। इसका मतलब इंडिया धीरे धीरे वेनेजुएला को फिर से मेजर ऑयल सप्लायर बना रहा है, जिससे क्रूड सोर्सिंग फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और सप्लाई रिस्क कम होगा। पहले US सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला ऑयल इंपोर्ट्स कई बार बंद हुए थे, लेकिन अब US ने विटॉल और ट्रैफिग्यूरा को लाइसेंस दिया है, जिससे वेनेजुएलन ऑयल फिर ग्लोबल मार्केट में आया है। इससे ग्लोबल क्रूड सप्लाई बढ़े भी और ऑयल प्राइसेस पर दबाव कम हो सकता है, जो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग देश के लिए मैक्रो पॉजिटिव है। US इंडिया डील और जियोपॉलिटिक्स के बीच इंडिया रशियन ऑयल पर डिपेंडेंस घटाकर US और वेनेजुएला से ज्यादा तेल लेने की रणनीति पर काम कर रहा है। शेयर मार्केट के नजरिए से ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, जिससे IOC, HPCL और रिलायंस जैसी कंपनीज की अर्निंग स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में बेहतर हो सकती है। ग्रेविटा इंडिया ने राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक्वायर करने के लिए आपको 565 करोड़ रुपीस की बाइंडिंग टर्म शीट अप्रूव की है, जिसमें कंपनी का 100% इक्विटी स्टेक लेने की योजना है। RMIL कॉपर और कॉपर अलॉय प्रोडक्ट्स बनाती है और UAE, USA, थाईलैंड जैसे कई देशों में एक्सपोर्ट करती है, जिससे ग्रेविटा को नॉन फेरस मेटल सेगमेंट में बड़ा स्केल और ग्लोबल प्रेजेंस मिल सकता है। RMIL का टर्नओवर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 910 करोड़ रुपीस रहा, नेट वर्थ 300 करोड़ रुपीस और टोटल एसेट्स 558 करोड़ रुपीस थे और पिछले 3 साल में रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। शेयर मार्केट के नजरिए से ये एक्विजिशन ग्रेविटा के रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माना जाता है। स्विच मोबिलिटी ने दिल्ली में 950 इलेक्ट्रिक बसेस रोल आउट प्लान के तहत 272 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसेस लॉन्च की हैं, जिन्हें अलग अलग डिपोज में फेज वाइज डिप्लॉय किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट CESL टेंडर के तहत है और दिल्ली गवर्नमेंट के क्लीन ट्रांसपोर्ट विजन को सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉयमेंट से EV इकोसिस्टम, बैटरी, चार्जिंग इंफ्रा और EV मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे अशोक लेलैंड ग्रुप EV सप्लायर्स और क्लीन मोबिलिटी थीम वाले स्टॉक्स के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी मजबूत होती है। NTPC ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा 1 सोलर PV प्रोजेक्ट की 11वीं पार्शियल कैपेसिटी का कमर्शियल ऑपरेशन 10 फरवरी 2026 से शुरू करने की घोषणा की है। इससे कंपनी की रिन्यूएबल कैपेसिटी और ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो और मजबूत होगा, जो लॉन्ग टर्म में NTPC ग्रीन एनर्जी के लिए ग्रोथ पॉजिटिव सिग्नल है। गार्डन रीच ने हिंदुस्तान शिपयार्ड के साथ MOU साइन किया है, ताकि शिप बिल्डिंग और डिफेंस प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन बढ़ाया जा सके। इससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और शिप बिल्डिंग थीम को सपोर्ट मिलेगा और लॉन्ग टर्म में डिफेंस PSU स्टॉक्स के लिए ऑर्डर इनफ्लो पाइपलाइन मजबूत हो सकती है। रेल टेल को वेस्ट सेंट्रल रेलवे से करीब 455 करोड़ रुपीस का LOA मिला है, जो रेलवे कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। ये ऑर्डर रेल टेल के ऑर्डर बुक और रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत करता है, जो रेलवे PSU थीम के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है। मारिको की यूनिट ने स्किन केयर ब्रांड स्किनेटिक में 75% स्टेक करीब 262 करोड़ रुपीस में खरीदने का फैसला किया है, जिससे कंपनी पर्सनल केयर और स्किन केयर सेगमेंट में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है। अंबुजा सीमेंट ने बताया कि NCLT अहमदाबाद ने उसकी सब्सिडरी संघी इंडस्ट्रीज के साथ मर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है। इससे ऑपरेशनल सिनर्जी, कॉस्ट एफिशिएंसी और मार्केट शेयर एक्सपेंशन का फायदा मिल सकता है, जो अदानी सीमेंट पोर्टफोलियो के लिए स्ट्रेटेजिक पॉजिटिव माना जाता है। BSE लिमिटेड ने Q3 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट बढ़कर 601.8 करोड़ रुपीस हो गया और रेवेन्यू 62% जंप होकर 1244 करोड़ रुपीस पहुंच गया। मार्केट वॉल्यूम्स और लिस्टिंग एक्टिविटी बढ़ने से एक्सचेंज बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा, जो स्टॉक के फंडामेंटल्स के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। सेंसेरा इंजीनियरिंग ने Q3 में प्रॉफिट 23.6% और रेवेन्यू 27.7% बढ़ाया, जबकि EBITDA मार्जिन भी स्लाइटली इंप्रूव होकर 18% पहुंच गया। ऑटो और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स डिमांड मजबूत रहने से कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्टेबल दिख रही है।
रामको सीमेंट ने Q3 में नेट प्रॉफिट 385.6 करोड़ रुपीस दर्ज किया, रेवेन्यू 6.2% बढ़ा, लेकिन ईबिटा फ्लैट रहा और मार्जिन थोड़ा सॉफ्ट हुआ। इसका मतलब प्राइसिंग और कॉस्ट प्रेशर्स हैं, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ से रेवेन्यू सपोर्ट मिल रहा है, जो सीमेंट सेक्टर के मिक्स्ड ट्रेंड को दिखाता है। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने Q3 में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड दिखाया, जहां प्रॉफिट 140 करोड़ रुपीस, रेवेन्यू 1122 करोड़ रुपीस और ईबिटा डबल से ज्यादा हो गया। स्मार्ट मीटर्स और पावर इंफ्रा ऑर्डर्स की वजह से ग्रोथ तेज है, जो पावर कैपेक्स थीम के लिए बुलिश सिग्नल है। ISGEC हेवी इंजीनियरिंग ने Q3 में प्रॉफिट 76.6% बढ़ाया और एबिटा 47.9% बढ़ा, जबकि रेवेन्यू भी 16.3% बढ़ा और मार्जिन इंप्रूव हुआ। पावर, ऑयल एंड गैस और इंडस्ट्रियल केपेक्स से ऑर्डर्स मिलने से इंजीनियरिंग सेक्टर में केपेक्स साइकिल रिवाइवल का संकेत मिल रहा है। ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड ने Q3 में लॉस से निकलकर 68 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया और रेवेन्यू करीब 22.8% बढ़कर 642 करोड़ रुपए हो गया। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में करीब 2% की तेजी आई, जो टर्न अराउंड स्टोरी को दर्शाता है। ज्योति लैब्स ने Q3 में वॉल्यूम ग्रोथ के दम पर रेवेन्यू करीब 5% बढ़ाया, यानी प्रोडक्ट्स की डिमांड स्टेबल रही, लेकिन हायर कॉस्ट्स और प्राइसिंग एक्शंस की वजह से प्रॉफिट और मार्जिन्स पर दबाव पड़ा। हालांकि मॉडर्न ट्रेड और क्विक कॉमर्स चैनल्स में सेल्स मजबूत बनी रही। जाइडस लाइफ ने Q3 में एस्टिमेट से बेहतर रिजल्ट्स दिए, जहां रेवेन्यू करीब 30.3% बढ़कर 6,865 करोड़ रुपए हो गया और एबिटा भी लगभग 30% बढ़ा। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक करीब 5% चढ़ा, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सरप्राइज माना जा रहा है। स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स ने Q3 में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, जहां नेट प्रॉफिट 36.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 80.5 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 77% जंप होकर 1768 करोड़ रुपए पहुंच गया। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक करीब 11% तक चढ़ा, जो ज्वेलरी डिमांड और एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ का सिग्नल देता है। DII यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज बाजार में हल्की खरीदारी की, जहां करीब 263.77 करोड़ रुपए की नेट खरीद दर्ज हुई, जिससे ये संकेत मिलता है कि घरेलू फंड्स अभी भी बाजार में धीरे धीरे पैसे डाल रहे हैं। FII यानी विदेशी निवेशकों ने भी मजबूत खरीदारी दिखाई और करीब 2222.50 करोड़ रुपए की नेट खरीद की, जो ये दिखाता है कि विदेशी पैसा फिलहाल भारतीय शेयर बाजार को लेकर पॉजिटिव नजरिया रख रहा है और मार्केट में सपोर्ट दे रहा है। निफ्टी के लिए 25,840 का लेवल नीचे की तरफ और 25,890 ऊपर की तरफ अहम है। अगर नीचे टूटता है तो 25,780 और 25,700 तक गिरावट दिख सकती है और अगर ऊपर ब्रेक करता है तो 25,950 से 26,000 की तरफ तेज मूव आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स अगर पॉजिटिव रहते हैं तो निफ्टी में 25,900 के ऊपर निकलकर 26,000 की तरफ भाग सकता है, जहां 26,000 एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और मार्केट को अपनी तरफ खींचेगा। बैंक निफ्टी में 60,700 के ऊपर ट्रेंड बुलिश माना जा रहा है और 60,500 के नीचे ही शॉर्ट का बड़ा सेटअप बनेगा। सेंसेक्स के लिए 84,000 का लेवल मेक या ब्रेक पॉइंट है, इसके ऊपर या नीचे के मूव से बड़ा ट्रेंड तय होगा। कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड के लिए भी खास लेवल्स हैं, जहां ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से तेज मूव आ सकता है। खासकर सिल्वर और क्रूड में रेंज ब्रेक होने पर बड़ा ट्रेंड